देन उसके बाद जो लास्ट दिसंबर 2022 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार से पीछे जाते हुए क्वेश्चन पैटर्न समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कैसा कैसा बदलाव हो रहा है, चेंजेस आ रहा है क्वेश्चंस में। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जून 2023। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। सॉरी। सोशल एक्शन इज ब्रॉडली कंसिडर एज violent action, punitive action, concerted action, and the destructive action. Which option will be right? बताइए। ये अभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए क्या आंसर होगा इसका। प्लीज म्यूट कर लीजिए बाकी लोग। What will be the option number C, that is concerted action? What is the meaning of this concerted action? इसका मतलब क्या होता है? Anybody? संजीव, कविता, पूर्वा, चारू। ओके, सभी के आंसर करेक्ट हैं। दैट इज कंसल्टेड। सी, कंसल्टेड एक्शन का मतलब होता है व्हेन द पीपल दे आर वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स द कॉमन गोल, और जिसको हम डेलिबरेटली या ऑर्गेनाइज तरीके से एक ऐसा एफर्ट जिसके माध्यम से हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, वी वांट टू अचीव समथिंग, दैट इज कंसिडर्ड एक्शन। ओके, जैसे बहुत सारे इशू होते हैं हमारी सोसाइटी के, सोशल जस्टिस है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, सिविल राइट्स हैं, ओके, ह्यूमन राइट्स हैं, इन सभी को लेकर के जब हम डेलिबरेट रूप से ऑर्गेनाइज तरीके से एफर्ट करते हैं जस्ट टू अचीव समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज कंसिडर्ड एक्शन। दैट इज ऑल्सो नोन एज द सोशल एक्शन। ओके, तो उसको हम, सी विल बी राइट आंसर। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सिविल राइट्स मूवमेंट है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, या ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, ये सभी के सभी आपके सोशल एक्शन के अंदर ही आएंगे। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द सोशल एक्शन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल एक्शन? दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस। एनीबडी, यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज सोशल एक्शन? Social action means a deliberate or organized action or efforts to bring change in the society और social change। कुछ सामाजिक बदलाव करने के लिए हम लोग सोशल एक्शन का यूज करते हैं। कई तरीके होते हैं, जैसे प्रोटेस्ट करना या लॉबिंग करना, बाइकआउट करना। देयर आर सो मेनी वे तो थ्रू विच वी ट्राई टू चेंज इन द सोसाइटी, और वी ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोशल सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड एज सोशल एक्शन। सर, उसी क्रांति लाना बोला जा सकता है क्या? क्रांति लाना, क्रांति लाया जा सकता है उसके माध्यम से। दीज आर द सोशल एक्शन, दिस इज द मेथड। ओके, उसको हम यूज करते हैं क्रांति लाने के लिए। ओके, जो मूवमेंट होते हैं, ओके, वो किसी न सोशल एक्शन का एक रूप होता है। तो ये एफर्ट होता है, सोशल एक्शन इज द एक्शन, यू कैन से, ये आपका प्रोसेस है, डेलिबरेट और ऑर्गेनाइज एफर्ट होता है, इसके माध्यम से हम बदलाव लाते हैं। जो क्रांति होती है तो उसमें क्रांति लाने के लिए हमको सोशल एक्शन का ही तरीका अपनाना पड़ता है। ओके, जस्ट लाइक ए मूवमेंट। हाँ, मूवमेंट भी एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है सोशल एक्शन का। कई प्रकार के मूवमेंट होते हैं, तो आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वॉलेंट एक्शन का मतलब क्या होता है? फिजिकल फोर्स और अग्रेशन दिखाना, विद इन दी, मतलब हार्म पहुंचाने के लिए, या जैसे प्रॉपर्टी डैमेज करना, ये आपका वायलेंट एक्शन हुआ। ओके, जनरली उसको सोशल एक्शन में हम एसोसिएट नहीं करते हैं, क्योंकि ये तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है। या तो प्रोटेस्ट करना, रेजिस्ट करना, दीज आर द एक्शन दैट वी यूज इन सोशल, बट जो आपका वायलेंट एक्शन, इसका कंसिडर नहीं किया जाएगा। पिनोटिव एक्शन का मतलब क्या होता है? दिस इज द एक्शन लाइक वी टेक विद द इंटेंशन of imposing any punishment or any penalty to somebody or some group, that is punitive action। ओके, एक ऐसा एक्शन जो हम लेते हैं इस सेंटेंस इंटेंशन के साथ कि इस किसी पर्सन को पनिश किया जाए, या जो भी पेनल्टी है उसको इम्पोज की जाए उस पर्सन पर, इंडिविजुअल्स पे, ग्रुप पर, दैट इज प्यूनिटिव एक्शन। ओके, तो आपका सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व। अगेन दिस इज द मेथड that we use in social work practice. See, there is the sixth method.
3 हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? ये आपके जो डायरेक्ट मेथड है इसको हम प्राइमरी मेथड बोलते हैं, एंड सेकंड दैट इज द सेकेंडरी मेथड, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। बताइए कौन कौन से? सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद यहाँ पर आएगा सोशल एक्शन, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सोशल एक्शन और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन सोशल वर्क। ये सभी आपके आएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिए, क्या होगा? इसमें दिया जा रहा है कि ओके, डी आंसर सभी के आ रहा है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन दी कम्युनिटी नीड, कम्युनिटी की नीड की जो प्रॉब्लम्स है या जो उनकी नीड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना, उसको समझना, उसको प्रायोरिटाइज करना, किस प्रकार के इशू हैं, कम्युनिटी किस प्रकार के प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उसको जानना समझना। इसके बाद जो है गिविंग प्रायोरिटी टू द कम्युनिटी नीड्स एंड प्रॉब्लम, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको देखना, उनमें से लिस्ट बना करके कि कौन सी प्रॉब्लम को पहले एड्रेस करना है। जैसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो उसको पहले एड्रेस करना होगा, राइट? इस प्रकार से प्रायोरिटाइज करना पूरे के पूरे नीड या प्रॉब्लम्स को। तो आपका पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। डेवलपिंग द कॉन्फिडेंस एंड बिल्ड टू द वर्क, इसका मतलब क्या होता है? कि इसका मतलब है कि कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं वो आपस में मिल करके काम करें, कॉमन गोल के लिए काम करें, तो उनके अंदर विल डेवलप करना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। ओके, किसी डिफिकल्टी में भी आपस में मिल करके वो काम कर पाए। फाइंडिंग द रिसोर्सेज टू डील विद द कम्युनिटी नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, उसकी जो नीड्स हैं या जो रिसोर्सेज जो कम्युनिटी हैं, सॉरी जो उनकी नीड्स या प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के जो रिसोर्सेज हैं उनको फाइंड आउट करना, फंड करना, प्योरिटाइज करना, लिंक करना रिसोर्सेज के माध्यम से, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्स हुआ, ह्यूमन रिसोर्स हुआ, या कई प्रकार के रिसोर्सेज जो होते हैं उनको देखना, समझना और प्रोवाइड करना। डेवलपिंग दी कोऑपरेटिव एंड दी कोलैबोरेटिव एटीट्यूड एंड द प्रैक्टिस, इसका मतलब क्या होता है? ये देखिए कम्युनिटी वर्क है, कम्युनिटी वर्क तभी सफल होगा जब एक इफेक्टिव और जब लोग मिल करके काम करेंगे, कोऑपरेटिव वर्क करेंगे, कोलैबोरेटिव तरीके से काम करेंगे, जो उनके आइडिया होंगे, जो जो पावर है उनको मिल करके सब साथ मिल करके काम करेंगे, दैट विल बी द कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। सभी आंसर आपके सभी ऑप्शन जो हैं सही हैं, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट? प्लीज वीडियो म्यूट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इन देयर असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको ग्रुप डेवलपमेंट के जो स्टेजेस होते हैं यहाँ पर दिए गए हैं उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, डी। सब लोग आंसर दीजिए। गार्लिन, जॉन्स एंड कोलोथनी, इनके द्वारा जो है एक मेजर कंट्रीब्यूशन है इस थ्योरी का जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो डिफरेंट स्टेज हैं ग्रोथ डेवलपमेंट की, उसको इनके द्वारा दिया गया था। एक बुक थी जिसका नाम था मॉडल ऑफ फॉर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन दी सोशल वर्क ग्रुप। ओके, सोशल वर्क 1965 में होगा। इसमें इन्होंने चर्चा की है, इसको जनरली गार्लिन मॉडल बोलते हैं या इसको बॉस्टन बोला बोला जाता है, बॉस्टन मॉडल। ओके, उसमें इन्होंने चर्चा की है इस 5 स्टेजेस की। जैसे पहला स्टेज में आपका है प्री एफिलिएशन, ये फर्स्ट होगा। उसके बाद आएगा आपका पावर एंड कंट्रोल, ये सेकंड होगा। पहले डी आएगा, फिर आपका ई आएगा, देन इसके बाद आपका आएगा डिफरेंशिएशन, बी। ए क्या है इसमें? इंटीमेसी आएगा, फिर डिफरेंशिएशन ए,
उसके बाद डिफरेंशिएशन, सेपरेशन। तो डी ई ए बी सी, तो डी विल बी राइट आंसर। अब उसमें एक एक करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं। प्री एफिलिएशन का मतलब क्या होता है? ये आपका इनिशियल स्टेज होता है जहाँ पर सभी जो मेंबर हैं ग्रुप के, वो एक दूसरे को जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं ग्रुप के अंदर कौन कौन है। तो इसमें इसको स्टार्टिंग स्टेज में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है। ओके, ये काइंड ऑफ एंजाइटी स्टेज जो हम बाकी स्टेजेस पढ़ चुके हैं पहले। तो इसी प्रकार से ये प्री एप्लीकेशन स्टेज जहाँ पर लोग एक दूसरे को जानना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। दूसरा आपका है पावर एंड कंट्रोल। पावर एंड कंट्रोल का मतलब है कि जहाँ पर जो ग्रुप के जो मेंबर हैं वो compete करना स्टार्ट करते हैं पावर के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए, कन्फ्लिक्ट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के लोगों के साथ, तो उसको हम बोलते हैं पावर एंड कंट्रोल। इसके बाद ए आएगा, दैट इज इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब होता है कि रिश्ते बनाना, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल डेवलप होना आपस में, उनके बीच में ट्रस्ट डेवलप होना, रैपॉर्ट बिल्डिंग करना एक दूसरे के साथ मेंबर। ओके, कंफर्टेबल फील डेवलप करना एक दूसरे के साथ, जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, जो फीलिंग्स हैं वो शेयर करना। ओके, साथ में मिलकर के काम करना, वो आपका इंटीमेसी है जिसको बोलते हैं रिलेशन बिल्डअप करना। नेक्स्ट बी है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, बताइए। देखिए, हर एक इंसान की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उनके अपने अपने थॉट्स होंगे, अपने विचार होंगे। वे तो सभी के सभी मेंबर जो है डेवलप करते हैं यूनिक आइडेंटिटी को ग्रुप के अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ताकि सब मिल करके काम कर पाए ग्रुप के अंदर। अपने जो भी उनके जो थॉट्स हैं या जो कुछ है वो विचार को प्रस्तुत करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। हर एक इंसान की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी, उसके माध्यम से ग्रुप फॉर्म होगा और आगे बढ़ेगा, एक दूसरे की मदद करेंगे। ओके, विदाउट सेक्रीफाइंग दी इंडिविजुअल, जिसको बोल सकते हैं अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको बिना खोए हुए, बिना सेक्रीफाइस किए ग्रुप के अंदर काम करना। क्योंकि ग्रुप बड़ा होता है तो ऐसा होता है कि कुछ लोग उसमें जो लीड करता है वो कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा ज़्यादा लीड करेगा ग्रुप के अंदर, तो उसकी ज़्यादा सुनी जाती है। लेकिन जो आपका ये फोर्थ स्टेज है दैट इज डिफरेंशिएशन, इसका मतलब होता है कि अपनी खुद की जो इंडिविजुअलिटी है उसको सेक्रीफाइस किए बिना ग्रुप के अंदर अपनी खुद की आइडेंटिटी डेवलप करना और साथ में मिलकर के काम करना। लास्ट स्टेज इन सेपरेशन का मतलब पता ही होगा कि फाइनल स्टेज होती है। डी विल बी राइट आंसर। क्लियर है सभी को? बोलते जाइए। इसको लिख लेना यस सर, क्लियर है। ये ये लिखते जाना, जो चीज़ आपकी नोट में नहीं होगी उसको लिख लेना सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये पढ़िए। नोट्स में नहीं है क्या? ये कैसे होगा, ये डिटेल में ये वाला नहीं होगा जो इसमें इतना लिखा है नोट्स के अंदर, ये वाला इसके द्वारा दिया गया है। लेकिन ये जो बुक है इसका नाम है जो, इसको वॉस्टन मॉडल बोलते हैं या गार्लन मॉडल बोलते हैं, ये उसमें नहीं होगा, तो उसको आप ऐड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप्स अरेंज दी सीक्वेंशियल ऑर्डर। सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो डिसीजन मेकिंग है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, एनालाइज द प्रॉब्लम्स, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, डेवलपिंग द अल्टरनेटिव एंड द कन्वर्टिंग डिसीजन इनटू द एक्शन। बताइए, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। Okay, so here we identify the what is the issue, what are the problem that need to be understood. So this is the first step. पहले ए आएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी विल बी एलिमिनेटेड बिकॉज यहाँ पर बी है इसमें सी है, लेकिन पहले ए आना चाहिए। उसके बाद क्या आएगा, डी और ई में, बी में देखिए। देन डेवलपिंग अल्टरनेटिव मीन्स ये तो बाद का स्टेज है ना। डेवलपिंग अल्टरनेटिव, इसका मतलब है कि जो प्रॉब्लम एनालाइज किया हुआ है उसके लिए वी नीड टू डेवलप अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, मल्टीपल सॉल्यूशंस, उसमें हम चूज करेंगे कौन सा बेस्ट होगा। फिर सेकंड लास्ट स्टेज होगी, मतलब इसके पहले हमारा जो स्टेज आएगा वो होगा कि प्रॉब्लम को एनालाइज करना, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, उसका रूट कॉज क्या है उसको आइडेंटिफाई करना, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, रूट कॉज को फाइंड आउट करना, अंडरस्टैंड करना। तो पहले ए आएगा, देन बी आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर डी आएगा, नेक्स्ट आएगा सी। सी मीन सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। नाउ यू हैव मल्टीपल अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, उनमें से चूज करना कौन सा बेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स एंड द क्राइसिस। देन लास्ट में कन्वर्टिंग डिसीजन इनटू द एक्शन, जो हम प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ए बी डी सी, सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है सभी को?
बोलते जाइए। यस क्वेश्चन सर, नंबर क्लियर है। 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, आंसर दीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं तो आपको बताने क्या दोनों करेक्ट है या नहीं। दोनों स्टेटमेंट पढ़िए, समझने की कोशिश करिए क्या लिखा है। शाहरुख खुराना ए। बाकी लोग आंसर दीजिए। देखो इसको समझा देता हूँ। पहला स्टेटमेंट में उसने लिखा है, इंडिजिनाइजेशन इज द पिलर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड रिजेक्शन ऑफ बोरोवर्स कॉन्शियसनेस, emphasis on the need of for the inside system of thought। इसका मतलब है कि ये बोल रहे हैं कि जो इंडिजिनाइजेशन होता है, इसका मतलब होता है कि अपने खुद के कल्चर को अंडरस्टैंड करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन वंस वन कल्चर एंड नॉलेज सिस्टम, कि हमारे कल्चर, हमारा जो नॉलेज सिस्टम वो कैसा है, और उसको अंडरस्टैंड करना, उसको जानना। इसलिए पहले लिखा है कि इंडिजिनाइजेशन इज द प्ले ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड रिजेक्शन ऑफ बोरो कॉन्शियसनेस, मतलब बाहरी का जो दूसरे का कल्चर है या दूसरे का जो नॉलेज सिस्टम है, उसको बोरो करने के बजाय अपने खुद के कल्चर को, अपने खुद के नॉलेज सिस्टम को अंडरस्टैंड करना, उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। ओके। और अपनी खुद की जो कल्चर है या जो मेथड्स है, जो प्रैक्टिस है, उसकी थ्योरी को डेवलप करना, उसको हम बोलते हैं इंडिजिनेशन ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस। और दूसरे के कल्चर को रिजेक्ट करना है, और रिजेक्शन ऑफ द बोरोइंग बोरोइंग कॉन्शियसनेस, बाहरी जो कॉन्शियसनेस है, उनका नॉलेज है या जो कल्चर है, सिस्टम है, थ्योरी है, मॉडल्स है, उनको जो है रिजेक्ट करना, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है। दूसरा इसमें लिखा है कि इंडिजिनिज्म शुड नॉट बी लीड टू द नैरो रेचुलेजन और इज टू बी फ्रेगमेंटेड। इसका मतलब होता है कि जो इंडिजिनेशन का जो कंसेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो कहीं बहुत ज़्यादा नैरो आपका एक्सपीरियंस हो जाए, या बोल सकते हैं कि केवल आप सिंगल डिसिप्लिन में फोकस करें। ओके। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हमको केवल अपने थॉट्स पे फोकस करना है, अपनी कल्चर पे फोकस करना है। ओके। हम दूसरे से सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ। ओके, कि जो डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट डिसिप्लिन हैं, ओके, अपने आप को उससे आइसोलेट नहीं करना है। ओके, कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन करना है, लेकिन दैट वी हैव टू फोकस ऑन आवर वन कल्चर एंड वन नॉलेज सिस्टम। इंडिजिनेशन शुड नॉट लीड टू नैरो पैरोचिलिज्म। इसका मतलब होता है कि नैरो जो एक एक्सपीरियंस है, या जो बोल सकते हैं कि सिचुएशन है जहाँ पर हम फोकस करते हैं, तो दैट शुड नॉट लीड टू दैट। केवल हमको अपने ही जो कल्चर है या जो नॉलेज सिस्टम है, उस पर ही फोकस नहीं करना है। और टू बी फ्रेगमेंटेड ऑन अ सिंगल डिसिप्लिन, जो कि मैंने बात की है, केवल अपने की तरफ। ठीक है, क्या लिखा है देखना पड़ेगा। इनटू द सेवरल इंसुलेटेड। समझ में आ रहा है? दोनों स्टेप समझ में आ गया कि नहीं है? दोबारा समझा दें। रिपीट कर दो सर, रिपीट कर दो। ठीक है। देखो पहला स्टेटमेंट, प्लीज ये बंद सेकंड, ये वीडियो बंद कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है मार्टिन। ओके। तो पहले लिखा है कि इंडिजिनेशन इज द लॉ ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड रिजेक्शन ऑफ बोरोवर्स कॉन्शियसनेस, मतलब बाहरी जो कॉन्शियसनेस है, बाहरी जो नॉलेज है, या जो आपका नॉलेज सिस्टम है, कल्चर है, ओके, उसको रिजेक्शन। एंड दैट इज द सेल्फ अवेयरनेस, का मतलब सिंपल यही बोला जा रहा है कि जो अपना खुद के कल्चर, अपने खुद के नॉलेज सिस्टम को जो है अंडरस्टैंड करना, जानना, और बाहरी कल्चर को जो है बोरो नहीं करना, रिजेक्शन। इम्फेसिस ऑन द नीड फॉर द इंसाइट। ओके, उस पर ज़्यादा फोकस करना, अपने पे, अपने जो खुद का जो थ्योरी है, अपने कल्चर का जो थ्योरी या मेथड्स बोल सकते हैं, उसको डेवलप करना। ओके। ना कि बाहरी कल्चर को अपने अपने जो थ्योरी या नॉलेज में उसको इनकलकेट करना है, डेवलप करना। ये फोकस कर रहे हैं खुद के जो है कल्चर पर, खुद के नॉलेज सिस्टम पर, उसको ही बोला जाता है इंडिजिनाइजेशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा इसमें लिख रहे हैं कि जो इंडिजिनेशन है, दैट शुड नॉट लीड टू द नैरो पैरोचिलिज्म। इसका मतलब होता है और टू बी फ्रेगमेंटेड ऑफ सिंगल डिसिप्लिन इनटू द सेवरल
इंसुलेटेड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ऐसी सिचुएशन, ठीक है, ऐसी सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि हम केवल अपने ही कल्चर पर फोकस करें और जो है दूसरे कल्चर से लर्न ना कर पाए। ओके, एंड दैट, इससे क्या होगा, दैट लीड टू द नैरो पर्सनल एंड फ्रेगमेंटेड ऑफ सिंगल डिसिप्लिन। केवल अपने ही जो कल्चर है, अपना नॉलेज सिस्टम है, केवल उस पर ही फोकस नहीं करना है, बाहर से भी हम लर्न कर सकते हैं। ओके, दैट्स दैट इनटू द सेवरल इंसुलेटेड। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, बेसिकली भाषा इसकी बहुत अजीब टाइप की लिखी है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो आपका यस सर, दोनों ही, यस। दोनों ही करेक्ट है, गलत कोई नहीं है, थोड़ा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। हिंदी का जो इसका जो लिखा होगा वो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़िए, आंसर दीजिए। Which of the following are true about the eugenesis? Eugenesis. Improving human race through the selective breeding, aggressive population control, no control in population, purification of the race। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, अग्रेसिव पॉपुलेशन कंट्रोल और नो कंट्रोल इन पॉपुलेशन, ये दोनों कंट्रोडिक्टरी है, मतलब दोनों में से एक ही करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल ना करने की बात की जा रही है, यहाँ पर कंट्रोल करने की बात की जा रही है, मतलब बी और सी साथ में हो नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे बी और सी जहाँ जहाँ साथ में है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। यूजेनिक्स का मतलब क्या होता है, एनीबडी? यूजेनिक्स। सर एक्चुअली ये, हाँ, ये डिसेबिलिटी वाली जब पॉपुलेशन आने लगी थी, तो ये लोगों ने शुरू किया था कि ये ब्रीडिंग बहुत लिमिटेड हो जाएगी ताकि वो बिल्कुल एबल बॉडीड बच्चे पैदा कर पाए। ओके, सो बेसिकली ये एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें फोकस होता है कि जो पॉपुलेशन है उसकी जो जेनेटिक क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती जाए। ओके, ताकि हम मतलब ब्रीडिंग कंट्रोल करने के माध्यम से कर सकते हैं। बेसिकली बोल सकते हैं एक डिस्क्रिमिनेशन करने का एक प्रैक्टिस भी है, या बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप फोकस करते हैं, इसका जो मेन गोल होता है कि किस प्रकार से मेंटल फिजिकल हेल्दी पॉपुलेशन हम जो है क्रिएट करें, मतलब उसको हम बिल्डअप करें और बढ़ाएं। ऐसी पॉपुलेशन जो हेल्दी हो, फिजिकली स्ट्रांग हो और मेंटली हेल्दी हो। ओके, जो डिसेबल हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन है, या जो बहुत सारी डिजीज हैं, वो कम होते जाएं। ठीक है, और जो भी मतलब एक ऐसी पॉपुलेशन जो बहुत प्रोडक्टिव होनी चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट होनी चाहिए, तो फोकस करते हैं कि रेस को प्यूरिफाई करना। ओके, एक जेनेटिक क्वालिटी पॉपुलेशन को क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड यूजेनेसिस। ओके, तो बहुत सारी कंट्री में प्रैक्टिस होती थी पहले, और जैसे कि जो एग्जांपल है हॉलोकॉस्ट का, तो यू कैन से टेक दैट इज द एग्जांपल ऑफ यूजेनेसिस। ओके, उन्होंने मिलियंस ऑफ जूस जो है उसमें मर्डर हो गए थे, उनका फोकस था, उन्होंने वो कंसिडर करते थे बाकी रेस को इन्फीरियर। तो ये जो आइडियोलॉजी है दैट इज वेरी डेंजरस, यू कैन से वेरी हार्मफुल फॉर सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी के अंदर सब एक जैसे नहीं हो सकते ना, सभी प्रकार के लोग होते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजेनेसिक्स। इसका मतलब हुआ इंप्रूविंग ह्यूमन रेस थ्रू दी सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ये भी ठीक है। अग्रेसिव पॉपुलेशन कंट्रोल, तो ये भी दोनों सही है, और सी नहीं होगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ रेस, ये भी करेक्ट है, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल है इस कंसेप्ट का। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी विल बी राइट सर आंसर। ये समझ में नहीं आया सर, ये यूजेनिक्स मतलब क्या होगा? देखिए, ये एक ऐसी प्रैक्टिस जिसके माध्यम से फोकस किया जाता है कि जो पॉपुलेशन है, ओके, वो क्वालिटी पॉपुलेशन जो है आए। मतलब जैसे कि जो मेंटली इल पर्सन है, फिजिकली डिसेबल पर्सन है, ओके, तो उनको कम करना, और जो कि इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्टिव हैं, उनकी संख्या को बढ़ाना। तो जो पॉपुलेशन है उसको प्यूरिफाई करना, वो जो रेस है उसको प्यूरिफाई करना, दैट इज कॉल्ड यूजेनिसिक्स। ओके, एक ऐसी प्रैक्टिस इसके माध्यम से हम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं जेनेटिक क्वालिटी को किसी पॉपुलेशन की, बाई कंट्रोलिंग ब्रीडिंग। सर आई थिंक ये यूनिट 4 का क्वेश्चन तो नहीं है। जी देखो, यूनिट 4 वैसे तो ये यस सर, यस। ऑफकोर्स इसका नहीं होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं वो किसी यूनिट से नहीं होते हैं। ठीक है,
तो किसी भी कंसेप्ट से दे सकते हैं, तो समझ लीजिए उसको। क्योंकि सर आज मैंने रिवीजन किया था यूनिट 4 का और ये था नहीं। नहीं नहीं, उसमें नहीं होगा। और भी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं वो किसी यूनिट से नहीं होते, मैंने एक एक करके डाल रहा हूँ, हर जगह डालना पड़ेगा, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन जो किसी यूनिट से नहीं होते। और सर एक जो मैंने क्वेश्चन पूछा था जिसमें आपने नेशन आंसर दिया था, हम्म कम्युनिटी वाला, हम्म। तो सर उसमें जो नेशन है अगर इसको ब्रॉड लेवल पे देखें तो नेशन भी तो कम्युनिटी में आ जाएगा ना सर। नहीं, तो आपको चार ऑप्शन जैसे में वर्ड। नहीं नहीं चाहिए, आपको चार ऑप्शन में चूज करना है। वो आप ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो फिर वो चार ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेशन भी कम्युनिटी होता है, लेकिन अब चार ऑप्शन में आपको चूज करना है, तो आप चारों ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा ज्यादा क्लोज है आंसर के। तो सर सेटलमेंट का थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए क्या होगा सेटलमेंट, मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि वो होगा। इस सेटलमेंट का मतलब कम्युनिटी होता है ना, एक जगह रहने वाले, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में रहने वाले लोग, वो सेटलमेंट ही होता है। अच्छा। कि एक जगह पे काफी लोग रहते हो तो वो कम्युनिटी है ना। वो एक पर्टिकुलर ओके। ज्योग्राफी शेयर कर रहे हैं, एक जगह रह रहे हैं, तो वो कम्युनिटी है। ठीक है। सेटलमेंट का इसी मतलब में होता कंफ्यूजन था है क्योंकि। हाँ। निवास। सिंपल, तो निवास मतलब वो कम्युनिटी ही है। नंबर यू सी, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट कांट फॉलो, क्या पूछ रहे हैं? अरे जो सर सवाल पूछ रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रही थी मैं, कि किस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं। कौन सा वाला? ये चाहिए अभी जो। जो ओके जो ओके पूछा था इन्होंने सवाल, तो कुछ समझ ओके। में नहीं आ रहा था मुझे कहाँ से ये सवाल आ गया, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं ये सवाल। फॉलो एक्चुअली नहीं कर पा एक्चुअली रही वो हूँ। एक सवाल मैंने क्वेश्चन। टेलीग्राम पे भेजा था। ओके ओके ठीक है ठीक है। कॉल गॉट इट। ओके। तो आपका सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस, बेसिकली इसका मतलब है कि एक ऐसी प्रैक्टिस जिसका फोकस होता है कि कैसे हम जेनेटिक क्वालिटी को इम्प्रूव करें किसी पॉपुलेशन की, बाय कंट्रोलिंग द ब्रीडिंग। उसके कुछ गोल होते हैं जो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो है फिजिकल और मेंटल हेल्थ किसी पॉपुलेशन की उसको इम्प्रूव करना, और जो डिजीज और डिसेबिलिटी उसको कम करना। ओके, और देश को प्यूरिफाई करना, दीज आर द थिंग विच इज कम अंडर दिस प्रैक्टिस। उसके आधार पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसको पढ़िए, इसको अंडरस्टैंड करिए और क्या आंसर होगा। Social workers work in diverse culture setting. ये तो following social work value is fundamental in developing their culture competency। बताना है कि कौन सी सोशल वर्क वैल्यू जो है वो फंडामेंटल है कल्चरल कम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए, जब सोशल वर्कर किसी डाइवर्स कल्चर सेटिंग में काम कर रहा है या वर्क कर रहा है। तो इसमें जो मुख्य चार ऑप्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, एक कल्चरल सेटिंग में काम करने के लिए जो कल्चरल कम्पिटेंसी होती है, वो कौन सी वैल्यू है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? ए, बी। देखिए यहाँ क्वेश्चन को पढ़िए पहले, जिसका आंसर ये दे रहे हैं। यहाँ लिखा है कि सोशल वर्कर वर्क इन दी डाइवर्स कल्चरल सेटिंग, जब जो है सोशल वर्कर किसी डाइवर्स कल्चर सेटिंग में काम कर रहे होते हैं, तो उनमें से कौन सी जो सोशल वर्क वैल्यू है दैट इज वेरी फंडामेंटल इन डेवलपिंग दी देयर कल्चरल कम्पिटेंसी, उनकी कल्चरल कम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए से कौन सी जो वैल्यू है वो फंडामेंटल है, प्रमुख है चार ऑप्शन में से। ओके, मार्टिन लूथर, डी। डी नहीं होगा, बी विल बी राइट आंसर, अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी। ओके, कल्चरल कम्पिटेंसी का मतलब होता है एक ऐसी एबिलिटी जिसके माध्यम से हम अंडरस्टैंड करते हैं, ओके, या रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे की वैल्यू को, और या बिलीव को, या जो प्रैक्टिसेस होती हैं डिफरेंट कल्चर की, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको रिस्पेक्ट करना, दैट इज कल्चरल कम्पिटेंसी। तो दिस इज वेरी इसेंशियल फॉर सोशल वर्कर, उसको डेवलप करना होता है। एंड इसमें जैसे सेकंड ऑप्शन लिखा है अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ कि देखिए लाइफ जीने का केवल एक ही तरीका नहीं होता है, उसको हमको अंडरस्टैंड करना होगा, दूसरे के कल्चर क्या है, डिफरेंट कल्चर हो सकता है, उसको हमको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। लोगों की अलग लाइफ होती है, अलग तरीका होता है जीने का, तो डिफरेंट कल्चर को समझना, अंडरस्टैंड करना, उनके एक्सपीरियंस को समझना, ओके, रिस्पेक्ट करना,
ये सभी चीज़ें, और दूसरे के अधिकारों के लिए एडवोकेसी करना, या जो सब चीज़ें हैं। तो उसमें से 4 ऑप्शन में से जो बी ऑप्शन है वो ज़्यादा करेक्ट होगा रिगार्डिंग द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में चूंकि बात कर रहे हैं वो कल्चर सेटिंग के बारे में, तो उसमें सबसे पहले जो काम होता है दैट इज द appreciating diversity. Okay, that means we should open to learn about different culture and we should be respectful for different way of life. क्लियर है? बाकी के ऑल्दो इसमें जो सोशल ह्यूमन वर्थ एंड डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी सोशल जस्टिस, ये सभी भी इम्पोर्टेंट हैं टू डेवलप द कल्चरल कॉम्पिटेंसी, लेकिन जो अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी इज द वेरी फंडामेंटल फॉर कल्चरल कॉम्पिटेंसी. क्लियर? Yes, sir, clear. Question number 8. Which of the following are the aims and objectives of the community organization? Community organization क्या क्या objective या aim? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 5. Increase the wealth of community, लोगों की वेल्थ को बढ़ाना, या उनके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको एड्रेस करना, या कम्युनिटी कॉन्शियसनेस को डेवलप करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंकरेज करना, एंड कम्युनिटी के अंदर लीडरशिप को डेवलप करना, बिल्डअप करना. Which option will be right? Developing community consciousness means उनके अंदर चेतना को डेवलप करना, कि उनके जो इशू हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए. जो लोग हैं, वी आर हेल्पिंग पीपल सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड देयर इशू, जो उनको अफेक्ट कर रहे हैं उनकी कम्युनिटी को, सो दैट दे कैन टेक एक्शन टू एड्रेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, दैट इज बिल्डिंग द कम्युनिटी कॉन्शियसनेस. इनकरेजिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये भी आपका करेक्ट होगा. लोगों को इन्वॉल्व कराना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. ओके. टू डेवलप लीडरशिप इन द कम्युनिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को हेल्प करना, मदद करना, उनके अंदर स्किल कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, ताकि वो लीड कर पाए अपनी कम्युनिटी को डिफरेंट तरीके से. तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? जो मैंने अभी बताया, सी, डी और ई, ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे. बाकी का जो जैसे इसमें लिखा है टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ कम्युनिटी पीपल, कम्युनिटी के पीपल की वेल्थ पर फोकस नहीं करते हैं. जो मेन हमारा एम उद्देश्य होता है कम्युनिटी की मदद करना, ताकि कम्युनिटी खुद जो है उनके अंदर एक उनकी चेतना को बढ़ाना, डेवलप करना, पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना, कम्युनिटी के अंदर लीडरशिप डेवलप करना, ताकि उनके पास जो रिसोर्सेस हैं या जो भी उसको सही तरीके से यूटिलाइज करके वो खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए. तो यहाँ पर जो मेन फोकस कम्युनिटी पीपल की वेल्थ को बढ़ाना नहीं होता है, ना ही उनके पर्सनल इंटरेस्ट जो लोगों के होते हैं उनको एड्रेस करना. कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट है उनको मदद करना, हेल्प पीपल हेल्प देमसेल्फ, बिल्कुल लोगों को ऐसे मदद करना ताकि वो अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व कर पाए. ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर. क्लियर सभी को? Yes, sir, clear. क्वेश्चन नंबर 9. Who is known for the concept of this panopticon? ये कंसेप्ट जो है, इसको लेकर के 4 ऑप्शन दिए हैं. Who is known for this concept? पैनोप्टिकॉन रेज, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब बताएंगे भी हम. तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? बी, दैट इज सेल्फ सो कॉल्ड. ठीक है. देखो ये जो कंसेप्ट है, पहले तो ये जो कंसेप्ट दिया गया था एक इंग्लिश फिलोसफर थे जिनका नाम था जेरेमी बेंथम. इनके द्वारा ये जो है कंसेप्ट डेवलप किया गया. ओके, ये बेसिकली कंसेप्ट डेवलप किया गया था एक टाइप ऑफ, बोल सकते हैं टाइप ऑफ प्रिजन. ये जेल होती है ना, इन्होंने बताया कि अगर हम जेल को, जो प्रिजन है उसको एक सर्कुलर सर्कुलर आकार में बिल्डअप करते हैं इस प्रकार से, इसमें एक जो बीच में एक लाइट टावर होता है जहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, तो वो सभी को देख सकते हैं. जैसे कि मतलब इस प्रकार से रूम बने होंगे सभी जेल के अंदर, इस प्रकार से जैसे स्टेडियम होता है, तो इस प्रकार से. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो लाइट टावर होगा बीच वाला, यहाँ जो जो गार्ड होगा
सिक्योरिटी होगा, वो वहाँ सबको देख सकता है। यहाँ से लाइट जो है वो यहाँ चलती रहती है, घूमती रहती है चारों तरफ इस प्रकार से। कभी कभी फिल्मों में पिक्चर में आपने देखा होगा कि बड़े लंबे टावर पे खड़े होते हैं सिक्योरिटी, वो